honored to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट के संस्करण में। और हमारे साथ हैं हर चीज़ के विशेषज्ञ अभिजीत अय्यर मित्रा, जो कि आजकल जो है वो पता नहीं क्यों सबसे लड़ते रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्ति भी, इनकी भी आवश्यकता होती है। तो साहब आप ये बताएं कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं चारों तरफ, कम से कम 3 बड़ी लड़ाइयाँ, एक यूक्रेन और रशिया में तो चल ही रही है, लंबे टाइम से चल रही है, 3 साल होने आ 3 साल हो गए बल्कि। दूसरी ऑपरेशन ऑफ सिंदूर, शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट फॉर अस। और तीसरा, अच्छा उसमें एक और भी है ना, बनियान मरसूस। तो वो हम उसको मनहूस बनियान कहते हैं। उस बनियान का लीजिए उसमें। और दूसरा आप इजराइल और ईरान, राइजिंग लायन और पावर ऑफ ट्रूथ और समथिंग। एंड देयर वाज आल्सो अ सीक्वल टू दैट, जिसमें वो अरेंज्ड या फिक्स्ड मैच हुआ था उसमें। तो ये जो 3 मेजर एक्शन जो आप भी कम से कम इस साल में देख रहे हैं, जिसमें वन ऑफ कोर्स हैज बीन ऑनगोइंग फॉर सम टाइम, इसके बाद डू यू सी एनी चेंजेस इन द जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में? कुछ चेंज वेंज होता दिख रहा है क्या, या इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम? देखिए, मैं आपको तो पता है, काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ कि हम एक सिस्टम्स कोलैप्स की तरफ हेड कर रहे हैं। अब ये सिस्टम्स कोलैप्स किस टाइप का होगा, कहाँ से शुरू होगा, क्या वो चिंगारी होगी जो पूरे घर को जला देगी, हमको पता नहीं है। ठीक, इट इज़ बाय इट्स वेरी नेचर वो अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी, सबको पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 होने वाला है, किसी को भी पता नहीं था कि आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगी सरायेवो में, और उसके वजह से ही सब कुछ शुरू होगा करके। जब वो हत्या हुआ था तब भी लोगों को लग रहा था कि भाई शायद चीज़ें काम डाउन हो सके, दे डिड नॉट। तो इसमें क्या है कि अभी के लिए ये मेरे को लग रहा है कि ये सब सिम्प्टमैटिक हैं जिस किस्म के सिस्टम फेलियर की ओर हम, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स की ओर हम जा रहे हैं। क्यों? नंबर 1, जो नेटो एक्सपेंशन था, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो वहम था लोगों के दिमाग में, वो रूस ने यूक्रेन में ख़त्म कर दिया है। अब अलग बात है कि रूस विजय प्राप्त नहीं कर पा रही है 3.5 साल से, पर वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो वहम था, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है? आप जहाँ भी एक्सपैंड करेंगे, इसका मतलब सॉवरेंटी का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान, हमको पता है कि चीन हमारा दुश्मन है, पर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये वो उँगली देना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बात नहीं हो रही है, वो है कि जो हमने किया है, वो जो न्यूक्लियर डेटरेंस को जितना हानि पहुंचा है, जो नोशन है न्यूक्लियर डेटरेंस का, वो हमने काफ़ी बर्बाद करके छोड़ा है। क्योंकि एक बिलीफ था कारगिल के बाद, आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि कारगिल ने ही न्यूक्लियर डेटरेंस को तोड़ दिया, क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर्स ने, जब अर्जेंटीना ने इस पे हमला किया था, फॉकलैंड्स पे, तो अर्जेंटीना के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। जब वियतनाम और चीन के बीच लड़ाई हुई, जब चीन ने वियतनाम पे आक्रमण किया था, तब वियतनाम के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। जब वियतनाम ने साउथ वियतनाम, जो अमेरिका के नीचे था, आक्रमण किया था, तब भी वियतनाम के पास और अभी भी न्यूक्लियर परमाणु हथियार नहीं थे। 2 परमाणु हथियारों देश ऐसे लड़ना पहली बार कारगिल में टेस्ट हुआ। पर कारगिल में क्या था, वो ग्राउंड ऑन ग्राउंड था। एक साइड बोल रहा था कि भाई ये असली में ट्रूप्स नहीं है, ये मुजाहिद लोग हैं
जो कश्मीरी मुजाहिद हैं जो अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं, नॉनसेंस। ठीक है? ये पहली बार है जब एयर स्ट्राइक्स इतने घमासान हुए हैं, इतने परसिस्टेंट हुए हैं, ये कभी भी 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में ऐसा नहीं हुआ है। 3 दिन आपने घमासान बमबारी किया है। तो पहला चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में पता चलता है कि हमने अ, जो डेटरेंस का जो ये वहम है, इसको काफ़ी हद का तोड़ा है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान का जो अ, आतंकवाद करना, अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ये हाँ, तो ये पाकिस्तान का जो आतंक करना अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, अ, वो हमेशा मानता था कि वो, तो ये अगर आप मानेंगे, ये 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है? ये है कन्वेंशनल, यानी कि नॉर्मल युद्ध जैसे 65, 71 ये सब था। ये है सब कन्वेंशनल यानी कि टेररिज्म, और ये है न्यूक्लियर। अब जो इस लेवल पे जीत सकते हैं, वो इस लेवल पे ही रखते हैं। जब इस लेवल पे युद्ध बहुत घमासान हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तब लोग न्यूक्लियर पे जाते हैं। पर जब आप इस लेवल पे हारते रहते हैं, आप इधर चले जाते हैं। पाकिस्तान हर बार हारा है, इसीलिए इधर चला गया। पर इधर भी क्या होता है कि इधर आपको सबसे ज़्यादा तबाही करने के लिए आपको ये होना पड़ता है, न्यूक्लियर होना पड़ता है, ताकि इधर ये आप हो सके, कंटिन्यू कर आप सकते कंटिन्यू कर सकें। नहीं तो फिर इसमें, इसके लिए इससे ठोका पड़ेगा। सो ये करने के लिए पाकिस्तान हैड टू बिलीव इन डेटरेंस, कि हम डेटरेंस को मानते हैं, इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं और आप हमारे को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि डेटरेंस टूटा है vis-a-vis पाकिस्तान। पर क्या ये हमारे लिए अच्छा है चीन के खिलाफ? आई डोंट नो द आंसर टू दैट येट। नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या हुआ है कि मैं कभी भी, जो हमने जो ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम प्रोक्योर किए हैं, मैंने आपको दिखाया था वो ग्रीनर टेक्नोलॉजी और ज़ेनटेक एंड ऑल ऑफ देम। अ, वो हमेशा जब भी मैं उनसे बात करता था, वो बोलते थे, "पता नहीं सरकार कुछ खरीद नहीं रही है।" फिर जब मैंने देखा कि भाई ये तुम क्यों छुपा रुस्तम बन रहे थे, क्यों नहीं ब बताया मेरे को? यार हम कैसे बोल सकते थे? वो अभी भी कन्फर्म नहीं कर रहे हैं मेरे को कि उनका ही ये है करके। दे आर नॉट अलाउड टू, उनका कोई ये होगा। सो सीक्रेसी। सीक्रेसी, वैसे सीक्रेसी वाज टॉप क्लास, क्योंकि टॉप किसी क्लास, किसी को पता नहीं था कि ये एबिलिटी है, ये capability है। 100% टॉप क्लास। अब देखिए इसमें क्या हुआ है। उधर जब बालाकोट हुआ, उन्होंने बोला कि सबूत पेश करो। जब हमने सबूत दिया, उन्होंने बोला ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये 3 ये तो छाया परछाया है उस पे, हुँ, कुछ है नहीं। एक कौवा और फिर 3 1 शेर। महीने के बाद पता नहीं कहाँ ले गए कई लोगों को, उन्होंने बोला 4-5 कौवे मरे थे। इस बार तो आप ना नहीं बोल सकते हो, साफ-साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वैसे ये कैराना हिल्स में जो हुआ था ना, बिल्कुल बकवास स्ट्राइक था, वो कोई असली स्ट्राइक नहीं था। असली था वो नूर खान में, जो जो उनकी चड्डी उतरी, वो नूर खान के स्ट्राइक की वजह से था। और जो जेकबाबाद में जो स्ट्राइक हुआ, उसमें 3 पुराने जॉर्डेनियन जो F-16 थे उस हैंगर के अंदर पार्क, वो नाश हुए हैं। और ये बोला जाए। पोलारी में हुँ, एवैक्स उसमें F-16 भी थे हैंगर में, बहुत बड़ा हैंगर है वो। बड़ा हैंगर है, बट एक साइड में गिरा है। ऑफ कोर्स एक साइड में डज़न्ट मीन उसके नीचे जो, क्योंकि जब आग जल जाती है ना, तो सब तो को कुछ पूरा डैमेज किया। हाँ, डैमेज किया गया है। बट वी नो कि एवैक्स तो कुछ हुआ ही है उधर। अब तीसरा इसमें क्या बात आता है कि वाज़ नूर खान अमेरिकन सेंटर? नो, 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 ये कंस्पिरेसी थियरी है, इसको छोड़ दीजिए। देयर देयर इज़ नो अमेरिकन सेंटर आउट देयर। और इसमें जो हमारा जो स्टेलर परफॉर्मेंस था, वो हमारा एयर डिफेंस का था और एयर फोर्स का भी। पर एयर डिफेंस छुपा रुस्तम निकला, क्योंकि एयर डिफेंस को ना कभी भी वो सेक्सी नहीं है। वो ना कभी कोई एयर डिफेंस के बारे में बात नहीं करता है। सब वो ना एयर स्ट्राइक्स के बारे में बात करते हैं। एयर स्ट्राइक्स वे वेरी गुड। जो भी हमने मारना चाहा, हमने मार डाला उधर। बट
एक भी चीज जो पाकिस्तान हमारी साइड पे मारना चाहता था, एक भी चीज ठीक से हिट नहीं कर पाया। बैलिस्टिक मिसाइल भी आया, उसको आकाश सिस्टम ने डिफीट किया। जो सब छोटे छोटे ड्रोन आए, और वो ड्रोन का कैलकुलस तो मैंने आपको बताया था। जो 40-50 लाख का ड्रोन था, वो हमने 10-15 हजार रुपए के अंदर, मैक्सिमम से 50-70 हजार के शैलका अंदर। की गोली तो 500 रुपए की होती है। हाँ, शिल्का जो है वो तो और भी सस्ती होती है। सो इट इज, कुछ लोग तो कह रहे थे 50-50 रुपए की गोलियों से मार दिया हमने। हाँ, सो वो प्राइस पॉइंट भी अलग था। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इस पूरे इंसिडेंट में, आपने देखा इस बार हमने किसी की मदद नहीं मांगी। कारगिल में हमको इमरजेंसी सब भेजना पड़ा कि भाई प्रिसिजन गाइडेड ये भेजो, प्रिसिजन गाइडेड वो भेजो। इसराइल से मांगना पड़ा, फ्रांस से मांगना पड़ा, अमेरिका से मांगना पड़ा। इस बार हमने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। तो सब बोल रहे हैं आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। भाई हमने मांगा तो सपोर्ट मिलता है ना। हमने किसी से कुछ मांगा नहीं। दैट्स एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, इट क्योंकि इज़ अ वेरी अगर इंपॉर्टेंट आपको प्रिंसिपल। लड़ाई लड़नी है तो अपने पे आपको। अपने पे ही लड़ना है। ये लोगों को याद नहीं है कि 1991 में वी वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, और हमको अपना गोल्ड मॉर्गेज करना पड़ा। उस टाइम $21 बिलियन था हमारे पास गोल्ड में, कुछ भी नहीं था, और उसको भी मॉर्गेज करना पड़ा। और 98 में हम बस रिकवरी से थोड़ा ज्यादा स्टेबल हुए थे। अब की औकात जो है उस टाइम की औकात से बहुत गुना ज्यादा है। सो यू नो वी आर नॉट दैट इंडिया। इंडिया ऑफ 2025 इज नॉट द इंडिया ऑफ 1998। एंड आई मस्ट से मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा फिलॉसफी है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो इसमें ना बहुत अच्छी बात है, मेरा एयर डिफेंस से दिल बहुत खुश हुआ। इट वाज जीरो प्रॉमिस एंड ओवर 100 जीरो टाइम्स ओवर डिलीवरी। जीरो प्रॉमिस, 500% ओवर डिलीवरी। ट्रूली, ट्रूली। और अच्छा, इसी में एक और प्रिंसिपल, एंड इट वाज ऑल इंडिजिनस ऑल सिस्टम्स, इंडिजिनस, ऑल एवरी सिंगल वन, especially the networking part. It टोटल। seems 80 आकाश, million dollars they spent, 80 million dollars वो IACCS और आकाश तीर मिला के 80 million डॉलर, जिसका इतना इम्प्रेस हुआ ट्रम्प भाई हमारा, उसने कहा हम गोल्डन डोम बनाएंगे। कितने में? 800 बिलियन डॉलर में। ये ना ये फ्रूगल इनोवेशन अच्छा है, मेरे को ये अच्छा लगता है ये फ्रूगल इनोवेशन। इफ ओनली ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कुड बी फ्रूगल। पर आपके आईएएस भाई बहन तो अलाउ नहीं करेंगे, तो पता ही नहीं चला ना उनको। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी एक है। सो दिस वाज दिस वाज वेरी प्रोफाउंड। नहीं, इसमें तीसरा, मैं इसी में जस्ट टू ऐड, इसी से अगर कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो ये है कि वन प्रिंसिपल विच यू हैव सेड कि भाई ये न्यूक्लियर डिटरेंस हैज सीज टू वर्क, एटलीस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाँ में, ठीक हाँ, है। तो इसका एक डिडक्शन ये हो सकता है कि भाई न्यूक्लियर डिटरेंस इज नॉट इफेक्टिव इफ यू हैव अ क्रेडिबल एयर डिफेंस। कई लोग बोल चुके हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस कुछ है ही नहीं, न्यूक्लियर डेटरेंस ही एक वहम है। और ये मैं मानता भी हूँ एक किस्म से, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो पूरा जो न्यूक्लियर डिटरेंस का वहम है, ये उस टाइम से आता है जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम चलाए गए थे। पर उस टाइम भी अगर आप देखेंगे जो फायर बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो था, उसने बहुत ज़्यादा लाइव्स लिए थे न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी हिरोशिमा से। पर जापान ने पहले सरेंडर नहीं किया था ना। जापान ने क्यों सरेंडर किया? क्योंकि रूस ने 2 हफ्ते के अंदर पूरा मंचूरिया ले लिया था, पूरा साखालिन ले लिया था, पूरे कुरिल आइलैंड्स ले लिए थे। होक्काइडो के बस 20 किलोमीटर दूर पे कुरिल, सदर्न मोस्ट कुरिल आइलैंड पे थे। और मंचूरिया लोग समझते नहीं है मंचूरिया कितना बड़ा है। उस टाइम मंचू को बुलाया जाता था। वो इट इज़ 1/3 ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का 1/3 भाग सोवियत संघ ने 2 हफ्ते के अंदर ले लिए। इतना रैपिड एडवांस था। 1 लाख, उस 2 हफ्ते में 1 लाख जापानी सोल्जर या तो मारे गए या घायल हुए, और वो भी क्वांटुंग आर्मी का जो सबसे खतरनाक आर्मी था। अब
इसको फहराया गया कि ये एक न्यूक्लियर के वजह से हुआ है। इट वाज नॉट न्यूक्लियर। जापानी लोग बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि न्यूक्लियर होता क्या है। उनका काफ़ी एडवांस्ड खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। जर्मन्स के साथ कोलैबोरेशन में पीनामुंडा में कई जापानीज़ साइंटिस्ट भी थे। सो बट दैट डिज़ाइन वाज़ वो अगली बार बात करेंगे। सो ये मैं तो मानता हूँ और कई सारे लोग मानते हैं कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस ही वहम है। अब जब ज़्यादा लोग मानते हैं कि ये एक वहम है, वहम कैसे टूटता है? एक ये आप पिक्चरों कह रहे हैं कि जापान डिड नॉट वांट टू सरेंडर टू रशिया या एंड फाउंड एन एक्सक्यूज यस, टू सरेंडर टू यूएसए। यस, एसेंशियली, एसेंशियली। क्योंकि अमेरिका बहुत दूर था जापानीज़ मेनलैंड से। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, कीशु क्यूशू, ये जो 4 द्वीप जो जापान कहलाते हैं, उनसे अमेरिका कम से कम 500-600 किलोमीटर तो दूर ही था। सोवियत संघ 20 किलोमीटर दूर था। अगर आप जाके सदर्न कुरिल आइलैंड से होक्काइडो का प्लॉटिंग करेंगे, 20 किलोमीटर्स, देयर अबाउट्स अप्रॉक्सिमेट। सो दिस वाज़ वेरी सीरियस। अ, कई लोग अब एयर डिफेंस, एयर ऑफेंस सब कुछ मिला के न्यूक्लियर डेटरेंस को काफ़ी हानि पहुंची है। न्यूक्लियर आई आई डोंट नो इफ इट इज़ एंडेड और नॉट, क्योंकि जब लोगों का इंटरेस्ट रहता है ना एक वहम को हम्म जारी करने में, देन वहम टूटता नहीं है। आप जितना भी एक्सपोज़ करोगे वहम टूटता नहीं। पर कई बार ऐसे होता है कि वहम छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पिन प्रिक से टूट जाता है। सो लेट्स सी। लेकिन इसराइल का, आई सपोज इसराइल और ईरान का इसलिए है क्योंकि इसराइल बहुत ज़्यादा वनरेबल है, छोटा लैंड मास होने के कारण। तो वो किसी भी तरह से ईरान को तो देखिए, मैं नहीं मानूँगा एयर इज़राइल इतना वल्नरेबल है। ये एक किस्म से मैं मानता हूँ कि ये इज़राइली प्रोपेगेंडा है। एक ज़माने में वल्नरेबल थे जब लैंड फ़ोर्सेस सब युद्ध करते थे ना, और एयर फ़ोर्स की इतनी महत्वपूर्णता नहीं थी। तब इज़राइल काफ़ी वल्नरेबल था क्योंकि उसके सबसे नैरो पॉइंट में वो 14-20 किलोमीटर के अबाउट 20-25 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट, देयर अबाउट्स। और एक डेडिकेटेड अरब टैंक थ्रस्ट जो था उसको आधा में बाँट सकता था। बट विथ एयर पावर पहले तो उनके सब जो नेबर्स हैं वो उनके साथ शांति एक एक किस्म का, या तो शांति या तो मोडस विवेंडी हाँ तो है, लेकिन वो शांति भी योम किप्पुर वॉर के बाद ही हुई है। यom किपुर वॉर के बाद ही हुआ था। अ, अब इनका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पावर प्रोजेक्शन है, और जो मिसाइल वल्नरेबिलिटी है, एक्चुअली मिसाइल वल्नरेबिलिटी ये रिवर्स में काम करता है। अगर आप एक छोटे देश हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा देश से इतने छोटे पे आ रहा है। आपको सब अटैक ट्रेजेक्टरी नॉर्थ टू साउथ आपको पता है कितना है। बस 2-3 बैटरीज चाहिए, 2-3 रेडार्स चाहिए नॉर्थ एंड साउथ टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट देम। ठीक है? पर जब एक बड़ा देश से बड़ा देश, अगर 2 इतने बड़े देश हैं, तो इधर से इधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा। You have no idea. So actually protecting India is much, much tougher than protecting Israel. तो हमारी वल्नरेबिलिटी इजराइल से कई ज्यादा है इसमें। पर जो ये ईरान इजराइल वॉर का जो नतीजा है, ये इतना नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल का ये हुआ या नहीं हुआ। ये था कि इजराइल ने 2000 किलोमीटर 2300 किलोमीटर तक मशाद तक। हाँ। दे वर एबल टू प्रोजेक्ट पावर, और पूरा एयर सुपीरियॉरिटी जो रूस 3.5 साल में कर नहीं पाया, इन्होंने 8 घंटे के अंदर करके दिखाया। एक भी इरानियन, पहले दिन को हमने देखा था एक F-5 और 1-2 और प्लेन्स उड़ी थी। उसके बाद इरानियन एयरफोर्स ऊपर गया ही नहीं। सो इट इज एवरीथिंग। सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री में। माना नहीं जाएगा क्योंकि वेस्ट हमेशा देखता है कि भाई इंडियन हो, काले हो, क्या करोगे? हमेशा करी की बदबू आती है तुम लोगों से। तो ठीक है, वी डोंट नीड देयर अपने वैलिडेशन। करी की आती है ना, पिछवाड़े से तो नहीं आती। हाँ, वो गोरे लोगों से आती है क्योंकि वो धोते नहीं है ना, अब क्या करें। अम,
अब तो पानी की भी शॉर्टेज नहीं है। ना पानी की भी शॉर्टेज नहीं है, वो तो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में दोनों आता है, कड़ी की भी बदबू आती है और दूसरे की भी। बट anyway, तो इसमें क्या है कि सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है अपने इसमें। रूस ने जो किया महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से कि रूसी वेपन ठीक से काम नहीं करते हैं, या तो वेपन काम नहीं करता है या तो टैक्टिक्स काम नहीं करता है, वी डोंट नो व्हाट। बट कलेक्टिव सिक्योरिटी का भांडा फूट गया है। इधर हमने डेटरेंस का भांडा फूटा है, उधर कलेक्टिव सिक्योरिटी का भांडा फूट गया। और इजराइल ने ये जो टिरनी ऑफ डिस्टेंस कहते हैं ना, हम्म। दूरता की तानाशाही, अरे वो tyranny of distance ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूरता की तानाशाही। वाह, मैंने ही नया हिंदी वर्ड, देखो मद्रासी छोरा ने नया हिंदी वर्ड डिस्कवर कर लिया है, नॉट बैड। तो ये दूरता की तानाशाही को उसने, दूरता कुछ नहीं होता भाई, तो वो दूर वैसे भी फारसी, दूरी की। हाँ दूरी की, दूर वैसे भी फारसी है, हिंदी को क्या कहते हैं? फारसी कुछ भी नहीं है, अच्छा, सारा का सारा फारसी का वोकेबुलरी है, वो सब संस्कृत से आया है। हाँ वो तो अलग बात है। हाँ, तो एवरीथिंग हैज इट्स ओरिजिन इन वैदिक संस्कृत। इन संस्कृत, ओह, संस्कृत। संस्कृत। हम्म। आ, ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था ना, हम्म। वो लोग मेरे को हिमालय का प्रोनाउंसिएशन सिखाना चाहते थे। Abby, it's not the Himalayas. It's not the Himalayas. It's the Himalayas. Like, तो मैं माँ बाप की गाली जैसे बोलते थे, भाई देख तेरे को पता है उसका मतलब क्या है। हम्म। फिर वो really they genuinely believe that they were pronouncing it correctly. The Himalayas. Anyway, so इन तीनों का अब कलेक्टिव सिक्योरिटी टूटा है, दूरी की तानाशाही टूटी है, न्यूक्लियर डेटरेंस की वहम टूटी है। अगर तीनों एक साथ आ जाएं कहीं पे, या तो ताइवान पे या तो ये वेस्टर्न यूरोप पे, वी डोंट नो वेयर इट विल स्टार्ट। अगर तीनों एक साथ मिल गए, इट्स द परफेक्ट स्टॉर्म। वो फाइनल डेस्टिनेशन पिक्चर देखा है आपने, इसमें सब लोग मर जाते हैं, वो उसकी तरह है, सब चीज एक साथ होती हैं और सब लोग मर जाते हैं। नहीं, वैसे तो अगर इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकाला जाए तो ये है कि आपके चाइना को ये अगर तीनों लेसन अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो इट शुड अटैक ताइवान इमीडिएटली। देखिए मेरे को लगता, मैं बता, अगर आप समझ लो, वैसे भी आपने शी जिनपिंग की तरह ही कुर्ता पहन के रखा है, वो मैंड्रिन कॉलर, सो वी विल अज्यूम यू तो आर, सन से तो मुझे कहा कभी अगर ऐसा है तो मुझे उतारना पड़ेगा। हाँ, सो वैसे भी आप थोड़ा शी जिनपिंग की तरह लगते हो, आपका हेयर स्टाइल भी उनकी तरह है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, आपको पता है ना शी जिनपिंग का तो पता नहीं, लेकिन किम जोंग उन का जो है वहाँ नॉर्थ कोरिया में 18 हेयर स्टाइल्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट इज नॉट ट्रू। एंड मैं 9 उधर, हेयर स्टाइल्स आप आर उधर गए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर मैं उधर गया हूँ, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। 9 और 10th इज किम जोंग उन, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, जो कॉपी करेगा उसका सर्तन से जुदा। नहीं नहीं, ये ना, ये आप गार्डियन कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह लिख रहे हो। तो मैं तो वेस्ट की कोई डॉक्यूमेंट्री बताइए, आप गार्डियन के दल्ले हो, बताओ। मैं बोइंग का दल्ला हूँ, आप गार्डियन के दल्ले हो। हाँ, आई एम जस्ट अ ले रीडर। नहीं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स के दल्ले हो। तो इसमें क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब चीजें हैं ना, दे हैव गुड ट्रैश वैल्यू, इसलिए यू मस्ट रीड देम। हाँ, उनका जो क्वालिटी ऑफ पेपर है, मैंने सुना है वो टॉयलेट पेपर के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत स्मूथ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट टॉयलेट पेपर आई डोंट नो, आई डोंट यूज इट, बट आई सपोज यू रिक्वायर इट टू बी रफ नॉट स्मूथ। वो मेरे को पता नहीं है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तो एनीवे। भाई दो लोग भी पढ़ रहे हैं और टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, वो जरा बताएं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन कि टॉयलेट पेपर स्मूथ होना चाहिए या कि थोड़ा रफ होना चाहिए। जयपुर डायलॉग्स चैलेंज, पास्टर सैमुअल डिक्सन आपको 10 बोरी चावल देंगे, आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया टॉयलेट पेपर के साथ, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ, वॉशिंगटन पोस्ट के साथ और गार्डियन के साथ, और और आपको रेटिंग देना पड़ेगा। ये जयपुर डायलॉग्स चैलेंज, द चर्च ऑफ जयपुर डायलॉग्स का चैलेंज है। ये अभी गुरुकुल है वैसे, बाय द वे, सो चर्च नहीं है, गुरुकुल है, ध्यान रखिए। चर्च,
क्या बात कर रहे थे बिफोर वी गॉट टू शॉर्ट? नॉर्थ कोरिया पे कहते हैं शी जिनपिंग. शी अब शी जिनपिंग, अज्यूम यू आर शी जिनपिंग. ऑन वन हैंड आपका ग्रिप ऑन पार कम, उस पे चिप्स आ रही है. आ गया सीएमसी तो चला गया उसके हाथ से. आई एम नॉट टू कन्विंस्ड अबाउट इट, पर चिप्स फॉल हो रहे हैं उसके. किला एक एक ईंट टूट रहा है. फॉर दैट उसको एक एक्सटर्नल डाइवर्जन चाहिए, और वो है ताइवान. बट उसने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज एयर डिफेंसेस कितने वाहियात निकले, चाइना के जो अटैक मिसाइल्स हैं वो कितने वाहियात निकले, चाइना के एयरक्राफ्ट जो हैं वो इतने वाहियात निकले. कोई भी उनका एयरक्राफ्ट, वो बोल रहे हैं कि हमारे 100 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, ठीक है भाई, मैं मान लिया हमारे 100 राफाल, ठीक है, छोड़ दो कि हमारे पास 100 राफाल नहीं है, पर मैं ये भी कबूल कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे 100 राफाल गिरा दिए हैं, ठीक है. तो कैसे हुआ कि 100 राफाल गिरा के भी हमको जो मारना था हमने मारा होता. आपके एयर डिफेंस मिसाइल्स भी काम नहीं कर रहे, ग्राउंड टू एयर भी काम नहीं कर रहा था, एयर टू एयर भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि आपका चाइनीज रेडार भी काम नहीं कर रहा था, आपका F-16 रेडार भी काम नहीं कर रहा था, आपका एमराम भी काम नहीं कर रहा था. क्या काम कर रहा था, ये शी जिनपिंग ने देखा है. वो जो वो CM-404 है वो खेत में मिली. ना हाँ, और आपके PL-15 तो कम से कम 8 हैं हमारे पास अब. कुछ, वी बिल्डिंग एन इन्वेंटरी. बट पूरी दुनिया हमसे मांग रही है कि ये PL-15 दो, PL-15 दो, PL-15 दो. हम कह रहे हैं भाई थोड़ा देखेंगे. देखते हैं. अब ऑन वन हैंड आपको डेस्परेट नीड है ताइवान को अटैक करने का. दूसरा, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपको पहले ही से ही ताइवान को अटैक करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ब्रिटेन पे लास्ट सक्सेसफुल अटैक कब हुआ था? 1066 एडी में हुआ था, जब वो विलियम द कॉन्करर ने एंग्लो सैक्सन राज को गिराया उधर, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड द नॉर्मन डायनेस्टीज. जापान में कोई भी सक्सीड नहीं कर पाया अभी तक, कोई भी नहीं. जापान सरेंडर्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, पर मेनलैंड गिरा नहीं वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है. मंगोल्स ने ट्राई किया, युआन डायनेस्टी ने ट्राई किया, मिंग डायनेस्टी ने भी ट्राई किया था, सब के सब फेल हो गए उसमें. सो एक द्वीप को लेना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी जब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ना, इंग्लिश कैनाल से ज्यादा है ताइवान स्टेट्स, मुश्किल होता है. पर अब जो वेपनरी है इनके पास, जो इजराइल और हिंदुस्तान के बीच में जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, इरानियंस के पास भी चाइनीज वेपनरी था ना, इट ऑल फेल्ड. रशियन वेपनरी था, इट ऑल फेल्ड. अब आप शी जिनपिंग हो, आप क्या सोच रहे हो? करूं भी तो मैया डैश 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 होगी, ना करूं भी पास तो मैया डैश डैश. सोवियत और यूक्रेन का एग्जाम्पल है, जहाँ उनके लैंड बॉर्डर्स हैं और सोवियत यूनियन 3 3 साल हो गया, और अभी भी जो है वो अपना स्टैंप यूक्रेन के ऊपर नहीं कर पाए. सर आप ये देख लो, जिस किस्म की प्रिसीजन स्ट्राइक्स हमने 3 दिन में किया, और जिस किस्म से हमने अपना एयर डिफेंस किया, वो तो रूस नहीं कर पाया ना. नहीं कर. रूस के एयर डिफेंस कहाँ चले गए? वो तो मॉस्को पे अटैक हो जाता है. मॉस्को भी अटैक हो जाता है. जब एक बैलिस्टिक मिसाइल आया सिरसा पे, इमीडिएट इंटरसेप्ट हो गया उसका, वो भी आकाश ने कर लिया. और आकाश ने किया. S-400 की जरूरत ही नहीं पड़ी. Wasn't the S-400? S-400 is there was nothing used that required the S-400 ना. S-400, I think they took out one aircraft that was taking off. Maybe उसका कोई और सबूत नहीं एक है. वो जो एवॉक्स या जो उड़ाया 315 किलोमीटर वाला किल. तो we don't know what happened with that. Less than, I think, less than a dozen shots were fired from S-400. No, nowhere near a dozen. मैंने सुना कि बस 2 शॉट्स फायर हुए थे, और रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव. As in not, maybe they hit something, maybe they didn't. हमने कुछ क्लेम नहीं किया है, प्राइवेट में भी कुछ क्लेम नहीं हुआ है. और ADGPI 115 किलोमीटर वाला किल तो क्लेम हुआ है ना. there's not a, प्राइवेट में कोई क्लेम नहीं है. अगर प्राइवेट में कुछ होता वो बोल देते हमारे को, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट थे. जब वो हमको बोलते थे कि भाई थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन चलाओ, वो बोलते थे कि भाई ये थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा चलाओ करके. सो इट इज चीन जो है is in a very difficult spot.
उनको सोचना पड़ेगा कि करें भी तो ये, ना करें भी तो तो अगर ये ताइवान को लेके इतना परेशान है, तो जो इनकी सिक्स फिंगर स्ट्रैटेजी है, उसका क्या होगा? अरे वो ये स्ट्रैटेजी, ये 5 लाइन स्ट्रैटेजी, 6 फिंगर स्ट्रैटेजी, 20 अफोरिज्म स्ट्रैटेजी, ये सब बनाते रहते हैं। ये लेनिन बोलता था ना, एवरी एवरी आइडिया इज़ वर्थ 1000 पेजेस ऑफ थियरी। द चाइनीज़ हैव मॉडिफाइड इट कि एवरी आइडिया इज़ वर्थ 1000 पेजेस ऑफ बुलशिट। तो ये करते रहते हैं, ये ना, डोंट टेक इट सीरियसली। हुँ। हाँ, तो अब क्या करेगा चाइना? इंडिया से पिट चुका है गलवान में और कैलाश रेंजेस में। उसको बेचारे को वापस जाना पड़ा, वो हुँ, कभी जाता नहीं है वापस। यहाँ पहली बार देखिए वापस जाना पड़ा। प्रॉब्लम क्या है ना चाइना में, जो हम समझते हैं रैशनैलिटी है, लोगों के रैशनैलिटी अलग-अलग होते हैं। एक हिंदू अपने धर्म के लिए जीना चाहता है, एक पाकिस्तानी अपने धर्म के लिए मरना चाहता है। हाँ, वो तो एक ज़िंदगी एक इस्लाम में हिंदुस्तानी जो एक ज़िंदगी वैसे भी मौत हिंदुस्तानी के बाद माँ शुरू होती है एक ना। हिंदुस्तानी माँ अपने आप को कुर्बान कर देगी अपने बच्चे के लिए। एक पाकिस्तानी माँ अपने किट्टी पार्टी में जाके बोस्ट करने के लिए अपने पाँचों औलादों को शहीद करवा देगी, ताकि वो जाके अपने क्लिफ्टन बीच के किट्टी पार्टी में जाके बोल सके मेरे पाँचों बच्चे शहीद हैं। ब्रैगिंग राइट्स। इधर दिल्ली में बर्किन बैग का ब्रैगिंग होता है, उधर मेरे बच्चे कितने शहीद होते हैं ब्रैगिंग। वो जिहादी किट्टी पार्टी होते हैं ना उनमें। अ, चाइना में अगर आप देखेंगे लीडरशिप, उनका लोग जिए मरे उनका कोई, दे डोंट थिंक द वे वी डू। वो कोई 2-3 बार सोचेंगे ही नहीं। अगर 20-30 करोड़ लोगों को भी मारना पड़े, सोचेंगे नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था जब हम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात कर रहे थे, आई डोंट नो इफ इट इज़ अ गुड और बैड थिंग विद चाइना, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे पास डेटरेंस ही नहीं था चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना ऐसा देश है जो अपने कम्युनिस्ट पार्टी को प्रिजर्व करने के लिए करोड़ों चीनियों की हत्या मान लेगा वो। बहुत आसानी से मान लेगा, और उन लोगों के पास भी कोई चारा नहीं है, उनको मानना ही पड़ेगा कि हम मरेंगे। हाँ, सो आई वी डोंट नो। चाइना में सबसे ज्यादा डेंजर है अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, और शी जिनपिंग और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। मैं हमेशा बोलता था, याद है कि इंडिया का ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो शी जिनपिंग की मूर्खता। एक लेकिन क्या आपने बोला था कि पिछले 200-300 सालों में सबसे बेवकूफ़ चाइना का शासक है ये? हाँ, यू स्टैंड बाय इट? आई स्टैंड बाय इट। बट देखिए, फूल्स आर आल्सो वेरी डेंजरस पीपल। आपको पता है आप हारने वाले हैं, फिर भी आप आक्रमण करते हैं। अयूब खान ने किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, याह्या खान ने किया था। जो उल्लू होते हैं ना, वैसे उल्लूज़ आर एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट बर्ड्स। अ, वासिम मुनीर ने भी किया ना पहलगाम में, उसको पता है अच्छी तरह से, लेकिन सो सबके सो सो ऑब्जेक्टिव्स दूसरे थे सो शायद। जो रैशनैलिटी है, ये रैशनैलिटी इज़ अ वेरी रिलेटिव सब्जेक्ट। ये आइंस्टाइन बोलते थे ना कि एक बुढ़िया के पास बैठोगे तो 1 मिनट भी 1 घंटा लगेगा, और अगर एक बहुत सुंदर से लड़की के पास बैठोगे तो 1 घंटा भी 1 मिनट लगेगा। उसकी तरह है। जो मेरे लिए रैशनल है वो उनके लिए रैशनल नहीं है। और किसकी रैशनैलिटी? चाइना का इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या शी जिनपिंग के पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? वी डोंट नो। और इसमें कौन किसको ट्रम्प करेगा, वी डोंट नो। So where does that lead the new global order to? If there is one. वैसे देखिए, वैसे तो ग्लोबल ऑर्डर था ही नहीं, ग्लोबल डिसऑर्डर है। देयर अटेम्प्ट्स एट ग्लोबल ऑर्डर, कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता है। मैक्सिमम 10 साल के लिए कोई रूल फॉलो करता है, उसके बाद हर चीज़ फ्री होना शुरू। जब चाइना को 2008 में शायद डब्ल्यूटीओ में इकट्ठा किया गया, 2008 से पहले ही हुआ था, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट डेट, बट समटाइम ड्यूरिंग जॉर्ज बुश's दिस थिंग। अ, क्या शर्तें डाली गई थी चाइना पे? एक, आप अपना करेंसी फ्री फ्लोटिंग बनाओगे, आप अपना पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट करोगे,
आप अपने सब्सिडीज और ये सब इंटरनेशनल लाइन पे लाओगे, एंड दैट वाज बिलीव टू लीड टू डेमोक्रेटाइजेशन। चाइना ने कुछ भी नहीं किया है उसमें से, कुछ भी नहीं किया है उसमें से। तो हु वाज फॉलोइंग इट? एनपीटी एनपीटी सब बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रोलिफरेटर कौन था? चाइना ही था ना। सब एक्यू खान के बारे में बात करते हैं, पर एक्यू खान का फैसिलिटेटर कौन था? चाइना ही तो था। एक्यू खान का तो बड़ा बाप दंग शाओपिंग था। नॉर्थ कोरिया को किसने दिया? ईरान को किसने दिया? पाकिस्तान खुद को किसने दिया? लिबिया को किसने दिया? सीरिया। सो लिबिया एंड सीरिया वेर फॉरवर्ड प्रोलिफरेशन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। बट चाइना हैज प्लेड अ वेरी नास्टी रोल इन ऑल ऑफ दिस। चाइना कोई भी रूल मानता नहीं है। तो क्या किस ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं? मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं। नेटो ने जो किया लिबिया में, सीरिया में, ये कौन सा ग्लोबल ऑर्डर था? यूगोस्लाविया में जो किया वो क्या ग्लोबल ऑर्डर था? तो ये सब, ये ग्लोबल ऑर्डर ना, ये कुछ होता नहीं है, ये बस अ, नाम के वास्ते सब। वो जब चुड़ैलें एक दूसरे में लड़ती हैं ना, तो कोई समाधान कर देता है, तो वो किटी पार्टी में 10-15 हफ्ते ठीक रहती हैं, फिर से सब एक दूसरे का वो बाल खींच के, वो क्या, वो एपिक बैटल था ना, वो शिवरूर, उसका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है हर साल। बैटल ऑफ मुजफ्फरपुर, पता नहीं क्या, वो जो आइंस्टाइन बाल वाले अंकल थे, वो कौन सा बैटल था भाई? वो शिवरूर सेलिब्रेट्स दैट बैटल ऑफ व्हाटएवर ना, वो सब, वो अंकल, वो आइंस्टाइन वाले अंकल एक दूसरे को झाड़ू पोछा से मार रहे थे, डंडे से पीट रहे थे रास्ते पे। नो क्लू। हाँ, वो वाला बैटल उसकी तरह है ये। इट्स द ग्लोबल ऑर्डर इज अ मिथ, इट डजंट रियली एग्जिस्ट। यूएन कितनी बार काम कर सका? यूएन तो विद इन द फर्स्ट 5 years ऑफ फॉर्मेशन, कोरियन वॉर के टाइम ही फेल हो गया। उससे पहले कश्मीर वॉर में फेल हो गया। क्या कर पाया था यूएन उस टाइम पे? 3 साल के अंदर ही फेल हो गया। सो इट्स ग्लोबल काम नहीं करता है। अनलेस एवरीबडी इज विलिंग टू प्ले बाय द रूल, देन यू कैन नेवर हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ग्लोबल। ये जो ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री है, इसके ऊपर क्या असर पड़ा है? ये 3 जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और उसमें जो कैपेबिलिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं या वल्नरेबिलिटीज़ जो डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं, उसकी बात। टेम्पररी ब्लिप, क्योंकि यूरोप ने देख लिया है कि वो अमेरिका पे निर्भर नहीं हो सकता है, उसको कुछ करना है। बट प्रॉब्लम इज यूरोपियन डिफेंस। यूरोप ने खुद अपने आप को इतना डी इंडस्ट्रियलाइज करके रखा है, नंबर वन। नंबर टू, यूरोप ने बहुत हाउ शैल आई पुट दिस, अपना जो डिफेंस इकोसिस्टम है उसको इतना कॉम्प्लिकेट और इनएफिशिएंट करके रखा है ना, कि हर कंट्री का वर्क शेयर होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरली द बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, पर क्योंकि एक देश को वर्क शेयर देना पड़ता है, देयरफॉर उस कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो बहुत इनएफिशिएंसी है उसके मार्केट में। बट ठीक है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है अमेरिकन्स के लिए, तो विंडफॉल प्रॉफिट हो रहे हैं। रूस का अच्छा भी हो रहा है क्योंकि बहुत वॉर डिमांड है, पर सब देख के, जो रूसी इक्विपमेंट देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई ये क्या है ये? इंडिया के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कई सारे नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, ड्रोन, काउंटर ड्रोन, मिसाइल्स और ये सब, स्पेशली आई सस्पेक्ट ब्रह्मोस एंड आकाश एंड ये ग्रीनर और जेन जो ये बनाते हैं, सो दैट्स वेरी गुड। ड्रोन इकोसिस्टम इंडिया में ग्रोइंग, ग्रोइंग। अगर हमने ये 1 साल पहले बात की होती, वुड इव क्या हम इतने ऑप्टिमिस्टिक हो सकते थे? 1 साल पहले तो शायद आपने कहा होता कि सब बकवास है, हुँ? पता ही नहीं था। नहीं, नहीं, मैंने बकवास नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था, डीआरडीओ का बकवास है, क्योंकि मैं हमेशा ये ज़ेन, ग्रीनर, टेक4, ये तो मैं बहुत साल से जानता हूँ। जैसे एमकेयू है, एमकेयू इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर, नोबडी नोज़ अबाउट एमकेयू। जब
आर्मी ने बोला था आप हमारे लिए मैन्युफैक्चर करो, एमक्यू ने बोला भाई आपके स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स मच हायर हैं, हम डाउन टूल नहीं करेंगे आपको सप्लाई करने के लिए। सो प्राइवेट सेक्टर में देयर आर जेम्स इन द प्राइवेट सेक्टर। प्रॉब्लम इज प्राइवेट सेक्टर को एक सौतेले बेटे की तरह देखा जाता है। अभी भी देखा जाएगा? जब आई होगा। होप नॉट, पर आपकी जो कॉम है, आपके पिताजी की, माताजी की जो कौम है, ऐसे बोलिए ना, मेरे को पर क्यों मेरा बोल- कॉम नहीं है ना, वो मेरे माँ बाप का कॉम है और नहीं, आपका कॉम आपके है। माता पिता आपके कौम है। वैसे आपके कॉम ने उस कॉम से बहुत ज्यादा लोगों को मारा है, वो तो क्राइम्स ऑफ कमीशन है। आपके कॉम ने जो सैकड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों को मारा है वो क्राइम्स ऑफ ओमिशन है। तो आपका कॉम क्या अलाउ करेगा? हमारा कौम आपका भी कौम है, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं नहीं इसलिए आप मेरा ये मेरा कौम, नहीं 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 मेरे नहीं माता और पिता, मैं तो खाली अकेला हूँ। नहीं आपके तो माता पिता दोनों इसी कौम। नहीं नहीं, वो उनका कॉम है, वो मेरा कॉम नहीं है, वो आपका कॉम है। आप कातिल है। यू टोल्ड योर मदर दिस? हमेशा वो ना कहते हैं ना, वो घाव पे नमक छिड़कना या नींबू छिड़कना, वही करते रहता हूँ हमेशा हमेशा। बट यू नो दिस इज द थिंग, मेरे पापा तो देखो, कम्युनिस्ट एमसा थे। का जो नया एग्जीक्यूशन मॉडल है, उससे कुछ मिलेगा कि वो खाली यार दिखावे के लिए? देखिए मैं सच सच आपको बताता हूँ, अगर डीआरडीओ को इस प्रोग्राम से निकाला गया, एंड बाय डीआरडीओ आई मीन दैट होल इकोसिस्टम, हैल, एडीए एंड ऑल ऑफ दैट, और ये एक प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, मैं गारंटी कर रहा हूं 2 से 3 साल के अंदर हो जाएगा, आपका पहला प्रोटोटाइप तो हो ही जाएगा, ठीक है? बट यू हैव टू गेट द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व्ड। इट कांट बी लाइक द तेजस, जहां पूरे के पूरे प्राइवेट सेक्टर को सौतेले बच्चे की तरह देखा जाता है। काम तो सारा प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है। वो असेंबली कर रहे हैं बस बैठ असेंबली के, कर रहे हैं। लेकिन इवन असेंबली The सो issue is, इनएफिशिएंट। it is extremely inefficient. Extremely inefficient. Everything has to be given to the private sector. अब अगर आप नहीं करेंगे तो भुगतो। और सेकंड ऑप्शन इज प्राइवेट सेक्टर को दो, बट ब्रिंग इट अंडर सुपरविजरी कंट्रोल ऑफ द पीएमओ। पर देखिए पीएमओ कितने सारी चीज देखेगी। इसरो मॉडल। हाँ, बट इसरो इवॉल्व दूसरे वजह से हुआ था, क्योंकि इसरो का इंटरनेशनल मार्केट से बहुत इंटरेक्शन है, वो मार्केट डिमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं। इधर तो कैप्टिव मार्केट है ना, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं और डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी हैं, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी हमेशा डिफेंस सेक्रेटरी बनना चाहता है, तो उसको हमेशा दिखाना चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है डीआरडीओ हेल को, और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए दिखाना पड़ता है कि हमने कितना ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है हेल डीआरडीओ को। आई एम टोल्ड कि इसमें आपका कॉम जब आई थिंक सेशन वाज टीएन सेशन, वो किसी समय पे डील करते थे इसरो से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डीलिंग विद, वाज ही डिफेंस सेक्रेटरी, आई डोंट नो, जो भी था उनका। तो टीएन सेशन ने पूरा L1 मॉडल डिस्कार्ड करके इसरो को कॉस्ट प्लस मॉडल पे वर्क करने का फ्रीडम दिया था। तो दैट चेंज्ड एवरीथिंग। So इस पे I'll tell you what the issue out here. It is a valid philosophical conundrum. अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं philosophical conundrum? I don't know. दुविधा कह लीजिए, हाँ, पर philosophical दार्शनिक दुविधा है ये। एक साइड में अगर एक प्रोसेस नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार हो सकता है, पर कई बार जो सबसे कम दाम पे आता है उसका क्वालिटी घटिया होता है। आप क्या करेंगे? उसको तोड़ने के लिए आपको क्या मॉडल है? पर अगर आपने उस मॉडल को एक में इस्तेमाल किया, जो भ्रष्ट है वो हर चीज में वो इस्तेमाल करके पैसा बनाएगा। मेरे को तो ये पता है कि भाई जब ये
आजकल तो खैर कम हो गया, वर्ल्ड बैंक का क्लाउड बहुत कम हो गया, लेकिन नहीं वर्ल्ड बैंक तो इसका देयर इज नो दिस थिंग इन वर्ल्ड बैंक, इट इज पब्लिक फाइनेंसेस वी टॉकिंग अबाउट। नहीं इसमें क्या है, देयर इज मैं देयर इज इंडिया के बता रहा हूँ कि भाई जब आप जैसे मैंने खुद ने नेगोशिएट किए हैं, तो वर्ल्ड बैंक के जब प्रोजेक्ट्स लेते थे हम, तो हम उनकी शर्त होती थी कि भाई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो QCBS पे चलेगी। यू नो QCBS सिस्टम, क्वालिटी कम कॉस्ट। व्हाट इज दी दिस थिंग, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्वालिटी इज 80%, हाँ कॉस्ट नहीं, बट हाउ डू यू गेज 80%, यही तो प्रॉब्लम है ना। में वो उसके हैं बड़े काफी एग्जॉस्टिव सो यही पैरामीटर्स तो हैं। यही प्रॉब्लम होता है। बेसिकली तो उन्होंने ये डिज़ाइन किए थे इस हिसाब से कि जिससे जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो कंपेटिटिव हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी अमेरिकन कंपनीज कंपेटिटिव नहीं हुई, इंडियन कंपनीज वर एबल जब भी आप गिव सिमिलर क्वालिटी। जब भी आप वो मैट्रिक्स इस्तेमाल करोगे ना, इट फंडामेंटली कम्स अंडर, तो देयर आर फिलोसॉफिकली टू दिस थिंग्स, रूल्स बेस्ड सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड सिस्टम। ऑप्टिमली क्या होना चाहिए, रूल्स गाइडलाइंस होने चाहिए, और जो प्रिंसिपल्स पे जो डिसीजन होता है वो बहुत हाईली पेड ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। सिंगापुर मॉडल एक्सट्रीमली हाईली पेड, जो बहुत कॉम्पिटेंट होगा। इधर तो वो है नहीं। इधर तो UPSC से लेना पड़ता। आप मेरे को रूल दिखाइए, QCBS जो है ना, आप मेरे को ये कैटेगराइजेशन ऑफ क्वालिटी दिखाइए, मैं हर कैटेगरी में बता पाऊंगा कि इसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है और इसको कैसे सबवर्ट किया जा सकता है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि भाई अगर वर्ल्ड बैंक आपको कहता है तब तो आप एक डिफरेंट सिस्टम अडॉप्ट कर लें, बाकी आप L1 करते रहते हो। हाँ, एंड L1 इज बेसिकली, वी माइट एज वेल कॉल इट शिट वन। इट इज you get what you pay for. अगर वो टेक्निकल इवैल्यूएशन में बाहर नहीं हुआ तो यू विल बी सडन। सो प्रॉब्लम क्या है ना, टेक्निकल इवैल्यूएशन में आप टेक्निकल इवैल्यूएशन ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो घर के लिए, बस इधर से क्या वो रामबाग पैलेस है, उधर तक जाना चाहिए, वापस आना चाहिए। उसमें तो एस्प्रेसो भी पास हो जाएगा, ठीक है, वैगन आर भी पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो कि 50 डिग्री हीट में वो 200 किलोमीटर्स पर आवर मेंटेन करके AC का हमेशा 17 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उसमें बस मर्सिडीज, ऑडी ये सब पास होंगे। अब अगर आपने लिखा एडिशनल प्रोटोकॉल उसमें कि अगर पॉइंट इज टेकन, नहीं, नो, लेट मी एक्सप्लेन दिस बिकॉज़ द व्यूअर्स मे नॉट गेट दिस। क्वालिटी हैज टू बी, नहीं, क्वालिटी भी इसमें भी आप नहीं, इसमें भी है, इसमें भी घोटाला है, क्योंकि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है कि अगर बारिश हुआ वो रुकना नहीं चाहिए। तो दे विल पास ऑन ऑल दीज कैटेगरीज, पर जैसे ही मैं बारिश का कैटेगरी डाल दूंगा उसमें ऑडी, BMW, मर्सिडीज सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक बूंद भी पानी गिरा, एक भी कहीं फ्लडिंग हुआ, दे विल स्टॉप इन द वाटर, ठीक है। तो आप जब कैटेगरी लिखते हो, महिंद्रा ही पास होगी खाली, वो भी पास नहीं होगा। आपने देखा नहीं है महिंद्रा के जो EV हैं वो माउंटेन्स पे देर जस्ट स्टॉपिंग ऑन द हिल रोड्स, दे स्टॉपिंग इन रेन, दे स्टॉपिंग ऑन हिल रोड्स। ये जो नया 6E निकला है ना, जो इंडिगो के साथ वो IPR का चल रहा है, दे आर स्टॉपिंग ऑन द रोड्स। तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। सो दी ओनली वंस दैट आर वर्किंग राइट नाउ जो 100% रिलायबल हैं वो शायद सुजुकी, टोयोटा हैं, द जापानीज कार्स, कोरियन ऑल्सो। अब क्या करेंगे? तो हर चीज में अगर एक आप मेरे को वो स्टालिन का वो डिक्टम था ना, शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ। जब आप किसी को जेल में डालना चाहते हो, ये मत पूछो कैसे जेल में डालूंगा, बस उसका नाम दो, मैं बताऊंगा किस रूल के तहत आपको जेल में किस रूल के तहत हम आपको जेल में डालेंगे। वैसे आप मेरे को रूल दिखाओ, मैं उसमें कैसे भ्रष्ट होना है मैं आपको सिखा दूंगा। पॉइंट ये है कि प्रोक्योरमेंट इज ए स्पेशलाइजेशन। यस, हमारे यहाँ इट इज ट्रीटेड एज अ
जनरल थियरी, वो कोई भी कर सकता है। आपको पता है देयर इज अ डिफेंस प्रोक्योरमेंट यूनिवर्सिटी इन अमेरिका? प्रोक्योरमेंट नहीं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। इतना स्पेशलाइज्ड है उधर। अब क्या करेंगे? ओके, वे आई थिंक जो वो करते हैं वो ये उनका सिस्टम तो दूसरा है ना, डिफेंस प्रोक्योरमेंट का। मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट उन्होंने कुछ डिज़ाइन करना है क्या, तो उसका जो भी पहले तो आपको बहुत ही एग्जॉस्टिव आप जो वो पेपर होगा आस्किंग फॉर डिज़ाइन एंड आस्किंग फॉर मैन्युफैक्चर, वो 1000 पेज का होगा। हाँ, और उसके बाद बट यू नो सरप्राइजिंगली उसके वो बाद 1000 पेज RFP देंगे, वो RFP जैसे हमारे यहाँ डिफेंस में भी RFP देते हैं ना, तो RFP दे के फिर जो आएगा वो दे विल डिसाइड द वर्क शेयर। सो द थिंग इज दे एक्चुअली पुट, बहुत मायने रखते हैं कि पेपर जितना शॉर्ट हो सके उतना ही होना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि जितना आप लंबा कर रहे हो ना पेपर को, उतना आप घोटाला कर रहे हो। सबसे शॉर्ट पेपर्स के बेसिस पे निर्णय लिया जाता है, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जाता है जिसमें पूरा कॉस्टिंग का डिटेल्स दिया जाता है एंड द मैन्युफैक्चरर इज हेल्ड टू दैट। नहीं तो फिर अभी जो ये हुआ है ना, बोइंग का जो प्रेसिडेंशियल जेट का रिप्लेसमेंट है जो 748 के बेसिस पे होना था, बोइंग इज हैविंग टू फुट द एंटायर थिंग आउट ऑफ इट्स ओन पॉकेट राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम भुगतो। उन्होंने कैसे सीखा? F-35 पे लॉकहीड मार्टिन ने बहुत झूठ बोला था, ठीक है, तो फिर सरकार को देना पड़ा। दे लर्न, वो हर पिछले मिस्टेक से लर्न करके नया गलती करेंगे, पर वही गलती फिर से नहीं करेंगे। हमारा क्या होता है, आपने वो एज ऑफ टुमारो देखा है, वो टॉम क्रूज वाला पिक्चर? मैं अंग्रेजी मूवी नहीं देख पाता, है मैं गायत्री मंत्र वाला हूँ। क्या वर्नाक्युलर टाइप के हैं आप, वर्नाक्युलर शी दिक्शिंजिंग। हाँ, तो वर्नाक्युलर शी दिक्शिंजिंग जी अंग्रेजी पिक्चर नहीं देखते हैं। एज ऑफ टुमारो नाम का टॉम क्रूज का पिक्चर है, सब जाके देखिए। अब मैं क्या पैरामाउंट पिक्चर का भी दल्ला हो गया हूँ, तो बोइंग का भी दल्ला हूँ। आप तो पुराने, आपके वंस अ दल्ला ऑलवेज अ दल्ला, एवरीबॉडी इज दल्ला। एवरीबॉडी इज दल्ला। बट इसमें क्या होता है कि एलियंस इन्वेड करते हैं, दे कैन टर्न बैक टाइम, so they can keep fighting the same battle till they win. इधर क्या होता है हमारे इधर, वही मिस्टेक्स बार बार वही किए जाते हैं। और क्योंकि आपके कॉम के जो लोग हैं उनका 3 साल का मैक्सिमम 4 साल का उसी टेन्योर पे ये होगा, फिर किसी और पे शिफ्ट कर जाते हैं। वो बोलते हैं अरे मेरे को तो पता नहीं था। अकाउंटेबिलिटी तो आपका कॉम और अकाउंटेबिलिटी तो तेल और पानी की तरह है। चलिए कौमी तराना गाइए जरा। IAS सरजमी शादबाद, IFS का तात वाजबाब, मरकज़े जमी आसमान आलीशान, IAS राज जिंदाबाद।